हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है नेशनल प्लेटफॉर्म टीचिंग सेंटर की तरफ से। तो आज हम लोग बच्चों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जीके का पढ़ने जा रहे हैं जो बैंकिंग, एसएससी एंड रेलवे एंड अदर स्टेट एग्जाम में जो पूछे जाते हैं बराबर, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक बाय एक पढ़ते जाएंगे और उसमें से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उनको भी हम लोग देखेंगे। तो बच्चों चलते हैं। प्रथम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, कौन से वन के पेड़ों का अपनी पत्तियों गिराने का कोई निश्चित समय नहीं होता? कह रहा है कौन से वन के पेड़ों का अपनी पत्तियों गिराने का, पत्तियों नहीं, यहाँ पत्तियां हो जाएगा बच्चों, पत्तियां गिराने का कोई निश्चित समय नहीं होता। यानी वैसा कौन सा वृक्ष है जो अपनी पत्तियों का गिराने का कोई निश्चित समय नहीं होता? ऑप्शन है मैंग्रोव, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, परिवर्तीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इस प्रकार के पेड़ में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। वर्षा होती है। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यह पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती है। इस पेड़ की पत्तियां कैसी होती है? ये जो होती है, ये पेड़ पत्तियां कैसी होती है? चौड़ी होती है। कैसी होती है? चौड़ी। चौड़ी पत्तियां होती है। एनाकोंडा जो सांप पाया होता है, एनाकोंडा सांप का नाम सुनेंगे। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप होता है। एनाकोंडा जो है ना, एनाकोंडा, एनाकोंडा, एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप, सबसे बड़ा सांप इसी वन में पाया जाता है। इसी वन में पाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा किस वन में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा किस वन में पाया जाता है? तो आप लोग बताएंगे आंसर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है? एनाकोंडा, एनाकोंडा। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या कह रहा है। स्नूकर में क्यू बॉल, स्नूकर में क्यू बॉल द्वारा गेंद को मारा जाता है। वो जो मारा जाता है वो क्या कहलाता है? स्नूकर में क्यू बॉल द्वारा गेंद को, क्यू बॉल द्वारा गेंद को मारा जाता है, वह क्या कहलाता है या उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑब्जेक्ट बॉल। ऑब्जेक्ट बॉल क्या हो जाएगा इसका आंसर?
ऑब्जेक्ट बाउल। यह खेल जो होता है स्कूनल, ये कितने गेंदों से खेला जाता है? 22 गेंदों से खेला जाता है। 22 गेंदों से खेला जाता है। कितने गेंदों से खेला जाता है बच्चों? 22 गेंदों से खेला जाता है। यह खेल 22 गेंदों से खेला जाता है। खेला जाता है बच्चों 22 गेंदों से। स्नूकल में क्यू बॉल द्वारा गेंद को मारा जाता है, वह कहलाता है क्या? ऑब्जेक्ट बॉल। स्नूकल खेल में कितने गेंदों से खेला जाता है? स्नूकल खेल तो 22 गेंदों से खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है बच्चों? अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की चाल डैश के आभासी संचलन के साथ होता है। किसके साथ होता है बच्चों? अंत उष्ण कटिबंधीय तो हम लोग बच्चों बोल सकते हैं अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की चाल डैश के आभासी संचलन के साथ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य। ऑप्शन नंबर 1 सूर्य। सूर्य के आभासी संचलन के साथ अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण होता है। सूर्य क्या है? सौरमंडल का प्रधान होता है। यह सूर्य जो है किसका प्रधान होता है? सौर मंडल का प्रधान होता है। सौरमंडल का क्या होता है? प्रधान होता है। सूर्य जो होता है वो सौरमंडल का प्रधान होता है। यह हमारी मंदाकिनी दुध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे एक कोने में स्थित होता है। ये सूर्य जो है ना, ये सूर्य हमारी जो मंदाकिनी होता है दुग्ध मेखला, मंदाकिनी दुग्ध मेखला मेखला दुग्ध मेखला के केंद्र से के केंद्र से छह के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर, प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में क्या होता है? स्थित होता है। स्थित है। सूर्य जो होता है वो हमारे मंदाकिनी है दुग्ध मेखला, उसके केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है सूर्य। तो बच्चों चलते हैं। सूर्य क्या होता है? सौरमंडल का प्रधान होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है बच्चों?
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के बिलों को आरक्षित कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के बिलों को आरक्षित कर सकता है? राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के बिलों को आरक्षित कर सकता है, कौन कर सकता है? तो राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकारों के बिलों को आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र कितना होता है बच्चों? ये राज्यपाल न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक कर सकते हैं। अनुच्छेद कितने में? बोले तो अनुच्छेद 201 में। अनुच्छेद 201 के अंतर्गत 201 के अंतर्गत तो अनुच्छेद ये आपसे बराबर पूछा जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 201 अनुच्छेद के अंतर्गत 201 अनुच्छेद के अंतर्गत। हाँ तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान का कौन सा भाग निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित होता है? पंचायत आप लोग जानते होंगे, जो ग्राम पंचायत मतलब गांव में पंचायती चुनाव होता है, मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच, ये सब। तो बच्चों वही इसमें पूछा जा रहा है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो संविधान का यानी कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है, यही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है भाग 9, भाग 1, भाग 11, भाग 3। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भाग 9 में इसका विस्तृत जानकारी दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत से संबंधित सारा जानकारी यानी सारे बात को बताया गया है। अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को ग्राम सभा के गठन करने का निर्देश दिया गया। अनुच्छेद 40 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को ग्राम सभा के गठन करने का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को ग्राम सभा के गठन करने का निर्देश दिया गया है। 29 विषयों को 11वीं अनुसूची में उल्लेख है। 29 विषयों को 11वीं सूची में उल्लेख है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों को पता होना चाहिए। 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
राज्य का राज्यपाल डैश के अनुसार, डैश के इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है। यानी राज्य में आप लोग बच्चों जानते हैं कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है। वही कह रहा है राज्य का राज्यपाल किसके इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है। यानी कि राज्य में जो राज्यपाल होते हैं वो कब तक बने रहेंगे, किसका इच्छा होता कि वो 5 साल की जगह 10 साल बना रहे। तो वो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार राष्ट्रपति उसको जब चाहेंगे जितने दिन के लिए उतने दिन, अगर जब चाहे हंसका देंगे, जब चाहेंगे उसको जितना दिन रखने के लिए उतना दिन रख सकते हैं। यानी राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति जो है ये भारत का संवैधानिक प्रधान होते हैं। प्रधान होते हैं, संवैधानिक प्रधान होते हैं, संवैधानिक प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का संवैधानिक प्रधान होते हैं और राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। भारत का प्रथम नागरिक होते हैं। भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होते हैं और भारत का प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। तो बच्चों चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ तो बच्चों क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है। पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है। पालघाट तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। पालघाट किसे जोड़ता है, तमिलनाडु और केरल। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु और केरल। पालघाट की लंबाई कितनी होती है, अगर हम आपसे पूछे पालघाट की लंबाई 530 मीटर। पालघाट की लंबाई 530 मीटर। पालघाट पढ़ लिए, अब हम लोग ठार घाट पढ़ते हैं। एक ठार घाट होता है, क्या होता है बच्चों, एक ठार घाट। ठार घाट मुंबई एवं नासिक, नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। नासिक एवं मुंबई के बीच का सड़क मार्ग है। सड़क मार्ग है। ठार घाट जो होता है वो नासिक एवं मुंबई के बीच का सड़क मार्ग है। और ये भी जो है किन राज्यों का सड़क मार्ग ही है। ये जो अभी पालघाट केरल और तमिलनाडु के इसका सड़क मार्ग है। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए ये ठार घाट के बारे में रेल मार्ग, तो ये कोलकाता और मुंबई, ठार घाट जो होता है ना वो कोलकाता एवं मुंबई, कोलकाता एवं मुंबई के बीच का रेल
से हो जाएगा, से रेल मार्ग गुजरती है, क्या होता है, गुजरती है। कोलकाता एवं मुंबई के बीच से रेल मार्ग गुजरती है। थारघाट की लंबाई का बात करें 580 मीटर, थारघाट की लंबाई 580 मीटर। अगर इसकी हम लंबाई का बात करें तो 580 मीटर, थारघाट की लंबाई कितना होता है, 580 मीटर होता है। एक और जानकारी लेते हैं हम लोग बच्चों। पाल घाट पढ़ लिया, थार घाट पढ़ लिया, एक भोर घाट होता है, भोर घाट। भोर घाट मुंबई और पुणे के बीच का सड़क मार्ग है। मुंबई एवं पुणे के बीच का सड़क मार्ग है, के बीच का क्या है, सड़क मार्ग है। यही अगर बात करें हम लोग रेल मार्ग, तो मुंबई एवं चेन्नई, मुंबई एवं चेन्नई के बीच का रेल मार्ग, के बीच का रेल मार्ग है, मुंबई में चेन्नई के बीच का रेल मार्ग है, के बीच का रेल मार्ग है। इसकी अगर लंबाई की बात करें बच्चों, तो इसकी लंबाई होती है, लंबाई की अगर बात करते हैं तो 520 मीटर, 520 मीटर। पालघाट की लंबाई कितनी होती है, 530 मीटर। थारघाट की लंबाई 580 मीटर। भोरघाट की लंबाई 520 मीटर। पालघाट किन दो राज्यों के बीच जोड़ता है, केरल एवं तमिलनाडु। थारघाट किन दो राज्यों को सड़क मार्ग के द्वारा, तो मुंबई एवं नासिक। वही रेल मार्ग अगर पूछा, मुंबई और कोलकाता। भोरघाट किन दो राज्यों को सड़क मार्ग से जुड़ती है, तो नासिक एवं मुंबई, सॉरी, मुंबई एवं पुणे। भोरघाट मुंबई एवं पुणे के सड़क मार्ग को। वहीं अगर रेल मार्ग का पूछ लिया जाए आपसे, तो मुंबई एवं चेन्नई। तो बच्चों चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से, निम्न में से कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं आता। मतलब वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय होता है, वित्त मंत्रालय का प्रधान कौन होता है, वित्त मंत्री। वित्त मंत्रालय का प्रधान कौन होता है, वित्त मंत्री। तो वही कह रहा है, निम्न में से कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं आता है, यानी उसके अधीन नहीं आता है। तो व्यय विभाग, व्यय विभाग जो है वो वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। राजस्व विभाग, राजस्व विभाग किसे कहते हैं, जमीन जायदाद, तो वो भी वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं। आर्थिक कार्य विभाग, आर्थिक कार्य विभाग भी वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग वो वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं आते हैं। यह विभाग जो है औद्योगिक विकास और तकनीकी विकास से संबंधित है। यह जो है औद्योगिक विकास एवं तकनीकी विकास से
संबंधित है। औद्योगिक विकास एवं तकनीकी विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? औद्योगिक विकास एवं तकनीकी विकास से संबंधित है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग आता है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग किसके अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का। वाणिज्य एवं, ये जो आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। इसका स्थापना कब हुआ था बच्चों? अगर हम पूछ लिया जाए अगर आपसे स्थापना तो 1995 में 1995 में। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की स्थापना कब किया था? 1995 में। यह किस विभाग के अंतर्गत, किस मंत्रालय के अंतर्गत है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। औद्योगिक विकास एवं तकनीकी विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? औद्योगिक विकास एवं तकनीकी विकास से संबंधित है। कौन? तो औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1995 ईस्वी में। हाँ तो बच्चों चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से पर्वतीय नदी कौन सी है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से पर्वतीय नदी कौन सा? निम्नलिखित में से पर्वतीय नदी कौन सा है? पर्वतीय नदी कहने का मतलब यानी पर्वत से निकलता है, तो गंगा नदी। गंगा नदी एक पर्वतीय नदी है। गंगा नदी क्या है? एक पर्वतीय नदी है। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा की अगर लंबाई पूछा जाए अगर आपसे, वहीं पे अगर इसकी लंबाई आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? लंबाई, तो 2525 किलोमीटर। कितना? 2525 किलोमीटर। वहीं अगर आपसे पूछा जाए ये कहां से निकलती है? उत्तराखंड में हिमालय से लेकर, यानी उत्तराखंड से हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सृष्टि है। उत्तराखंड से निकलता है। किस राज्य से? आपसे कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य। अगर वही आपसे पूछ लिया जाए इसकी सबसे सहायक नदी यमुना नदी, गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी, गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन है? यमुना। यमुना कौन सा नदी है? तो यमुना है। गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सा? यमुना नदी।
यह भारत से लेकर बंगाल तक कुल 2525 किलोमीटर दूरी में फैला हुआ है। गंगा नदी की लंबाई अगर पूछ लिया जाए 2525 किलोमीटर। गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सा? यमुना। गंगा किस राज्य से निकलती है गंगा नदी? तो उत्तराखंड राज्य से। भारत की सबसे प्रमुख नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। आगे क्वेश्चन में प्रसिद्ध नगर जहांपना का, यहाँ पे सॉरी, निर्माण क्या हो जाएगा? निर्माण का निर्माण किसने करवाया? प्रसिद्ध नगर जहांपना का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। किसने कहा? जहांपना का। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? अगर आपसे पूछा जाए मृत्यु, इसका पूछ लिया जाए मृत्यु, तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थी 20 मार्च 1351 ईस्वी को। 20 मार्च 1351 ईस्वी को। 20 मार्च 1351 ईस्वी को। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी अर्स की संज्ञा दी थी। प्रिंस ऑफ मनी अर्स। मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी अर्स मनी अर्स की उपाधि या बोले तो संज्ञा दिया था। एडवर्ड थॉमस ने प्रिंस ऑफ मनियर्स की उपाधि या संज्ञा दिया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक जो अपने क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण उन्हें स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था स्वप्नशील, स्वप्नशील पागल एवं रक्त पिपासु स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता है। बच्चों चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। भीम मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई थी। भीम मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत कब की गई थी? 2016 में। ऑप्शन नंबर 1। भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत इंटरफेस
फॉर मनी। तो भीम क्या है? भीम एक मोबाइल एप्लीकेशन है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है निम्न कौन मोबाइल एप्लीकेशन है, भीम दे देगा और कुछ दे देगा। कभी कभी पूछा जाएगा भीम क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह कुछ कुछ दे देगा। तो भीम एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसकी शुरुआत कब की थी? 2016 में हुआ था। भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो हम बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। जलपाईगुड़ी जिले में स्थित, कहाँ स्थित है? जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। जिले में स्थित है। जिले में स्थित है। जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? दुधवा। दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी, असम में। नामे नामेरी, नामेरी नेशनल पार्क असम में अवस्थित है। चलते हैं बच्चों अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? प्रसिद्ध कंडरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध कंडरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में स्थित है। कंडरिया मंदिर कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। ये जो है कंडरिया महादेव मंदिर छतरपुर जिले के खजुराहो में, छतरपुर जिले के कहाँ? छतरपुर जिले के खजुराहो में। छतरपुर, छतरपुर जिले के खजुराहो में स्थित है। छतरपुर जिले के खजुराहो में स्थित है। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो में थी। खजुराहो में थी। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो। ये बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो है। ये बाद में बनाया गया। ये खजुराहो जो मंदिर जो है, ये खजुराहो जो है इसको बाद में बनाया गया था। इससे पहले जो था, पहले जो था, पहले क्या था? पहले था महोबा। महोबा, महोबा। पहले जो था ना वो महोबा था।
बाद में खजुराहो बनाया गया। चंद्रवंश की राजधानी पहले कहाँ था? महोबा था, बाद में कहाँ किया? खजुराहो किया गया। तो बच्चों चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाँ तो बच्चों भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो केटू। क्या हो जाएगा बच्चों? केटू। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू। भारत में अगर वही बच्चों आपसे पूछा जाए, भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो ऊंची चोटी तो क्या बोलेंगे हम लोग? सबसे ऊंची चोटी तो हो जाएगा क्या? कंचन, कंचनजंगा। ये भारत में सबसे ऊंची, भारत की भारत की सबसे छोटी ऊंची चोटी करा केटू। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ये काराकोरम केटू जो है ये भारत की है, बट वो अभी पीओके में स्थित है। कहाँ पे? वर्तमान समय में वो पीओके में है। और पीओके आप लोगों को पता होगा वो पाकिस्तान के क्षेत्र में अभी है वर्तमान में, लेकिन वो भारत की, इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है केटू। भारत में अगर पूछा जाता है तो कंचनजंगा। भारत में कंचनजंगा। गॉडविन ऑस्टिन, इसी का फुल फॉर्म गॉडविन ऑस्टिन। कभी कभी जो इसकी ऊंचाई कितनी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू की ऊंचाई कितनी है? उनमें 8611 मीटर। 8611। अगर बात करें ऊंचाई की तो 8611 मीटर। वही अगर इसकी बात करें ऊंचाई की तो कितना? 8595, 8595 मीटर। कंचनजंगा कहाँ में स्थित है? ये सिक्किम में। कहाँ में स्थित है? सिक्किम में। किस राज्य में स्थित है कंचनजंगा? सिक्किम में। समझ लिए बच्चों? मकायू, मकायू सॉरी मकालू, मकालू पर्वत शिखर की ऊंचाई 8481 मीटर है। पर्वत शिखर की 8481 मीटर। धौलागिरी पर्वत, इसकी बात करें तो ऊंचाई है 8172, 8172 मीटर। धौलागिरी पर्वत शिखर की ऊंचाई इतना 8172। हाँ तो बच्चों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 15, विश्व में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है? विश्व में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ उत्पादन होता है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ उत्पादन होता है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन राज्य क्या है? भारत में उत्पादन राज्य उड़ीसा है। कौन सा है? भारत में सर उड़ीसा है। कौन सा राज्य है? उड़ीसा सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है?
एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइड है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा क्या है? बॉक्साइड है। चिली जो है ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तांबा उत्पादन के लिए चिली जो है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत जो है माइका उत्पादन के लिए, भारत माइका उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। प्रत्येक दिन हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिससे कि आप लोगों को काफी फायदा होगा एग्जाम में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।